नमस्कार। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप हमेशा की तरह एक बार फिर एक नए मुद्दे को लेकर के आपके सामने बैठा हुआ, आपकी अदालत में बैठा हुआ हूं। और हमारे साथ आज आ, इस चर्चा में भाग लेने के लिए सिवान के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के बिहार प्रदेश कांग्रेस के सचिव कमलेश सिंह बैठे हुए हैं। हम इनसे जिस मुद्दे पे आज हम बातचीत करने वाले हैं इनसे राय लेंगे, क्योंकि एक वकील हैं और ज़्यादा इनको जानकारी होगी कि आज देश में जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, खास करके बिहार में। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, लेकिन बिहार में रह कर जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कभी कोई विधायक ये कह देता है कि भाई मुसलमानों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। और हद तो तब हो गई कि जब इसी मुद्दे को लेकर के कल बिहार विधानसभा में जमकर बहस हुई और जो बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने तो कल कमाल कर दिया। ऐसे ऐसे सवाल किए और सत्ता पक्ष के लोगों से मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे नीतीश कुमार, जवाब नहीं बन रहा था उनको कि क्या जवाब दें। जब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या बिहार के मुख्य सचिव को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाएगा, क्या मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या शहनवाज हुसैन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। सभी लोग बिल्कुल चुप थे। लेकिन ये चुप्पी तब टूटी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जब उनको बोलने की बारी आई तो उन्होंने तो इससे भी 2 कदम आगे जाके अपने बयान को दिया। वो बयान भी सुन लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी की है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह ऐसी राष्ट्रवादी संस्था है जिसके सदस्य होने में हम सब गौरवान्वित हैं। आज भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। शांति बनाए रखे, डर जाइए। और हम सबों को गर्व है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और ऐसी राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन पर इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। और आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कह दिया, बड़े सहज तरीके से कह दिया कि इस समय जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा ओहदा है ये, वो आरएसएस के हैं। उससे भी बड़ा ओहदा है देश के राष्ट्रपति महामहिम का, वो भी आरएसएस के हैं और उपराष्ट्रपति भी आरएसएस के हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत, हिंदुस्तान आरएसएस के सत्ता में जी रहा है? क्या बिहार के नीतीश कुमार जो एक मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, क्या वो आरएसएस के सहयोग से वो सत्ता कुर्सी पे बैठे हुए हैं? तो ऐसे क्या एक सवाल और भी है कि क्या आने वाले समय में अगर आरएसएस की सत्ता है तो हमें लगता है कि शायद संविधान को भी जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है उसमें भी कई अब बदलाव करने होंगे, तब जाकर के आरएसएस का जो मैनिफेस्टो है वो लागू हो पाएगा। तो ये सभी ज्वलंत मुद्दे हैं और इन्हीं को लेकर के हम अधिवक्ता कमलेश सिंह जी के पास बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि वो कानून के जानकार भी हैं, राजनीति को भी बड़े करीब से उन्होंने देखा है। तो हमारा पहला सवाल ये होगा कि कमलेश जी, आप कांग्रेस से आते हैं और एक वकील के नाते क्या बिहार में नीतीश कुमार आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं? देखिए, भाजपा के साथ उनका अलायंस है और भाजपा उनसे बड़ी पार्टी है
और भाजपा आरएसएस का राजनीतिक रूप है। आरएसएस के कई विंग हैं जिसका राजनीतिक विंग भाजपा है। और भाजपा का एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे, चूंकि चुनाव तो आपने भी बहुत सारा देखा है, बहुत सारे चुनाव में हिस्सा भी लिया हुआ है। क्या आरएसएस कभी चुनाव लड़ा है, कोई भी विधानसभा या लोकसभा या कोई भी? आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता है, वही तो मैं कह रहा था आपसे। उसका पॉलिटिकल फ्रंट है भाजपा, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता में चुनावी राजनीति करता है आरएसएस। आरएसएस का ये मतलब भारतीय जनता पार्टी उसका पॉलिटिकल फ्रंट है। तो लगातार जिस तरीके से बिहार विधानसभा में जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ ये कहा कि भाई माइक पे कहा, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं इधर उधर बात करते हुए कोई बात कभी निकल जाती है मुंह से, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पत्रकारों के समक्ष माइक पे कहा और पुरजोर तरीक़ों से कहा कि भाई अब वो समय आ गया है कि मुसलमानों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। और इसी को लेकर के कल तारकिशोर प्रसाद ने उनके कहने पे मुहर लगा दी कि भाई अब तो यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आरएसएस के हैं। तो क्या ये एक एजेंडे पे आरएसएस के एजेंडे पे चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल, पूरा देश आरएसएस के एजेंडे पर चल रहा है। और देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तमाम इंस्टीट्यूशंस में आरएसएस के लोगों को बैठाया गया है। और इन लोगों को, जो मंत्रिमंडल में लोग हैं, इनको रिपोर्ट करना है उनको, आरएसएस के लोगों को। उन्हीं के माध्यम से सरकारें चल रही हैं। आरएसएस के जो एजेंडा है उसको थोपा जा रहा है देश के ऊपर, जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के विरुद्ध है, भारतीय आत्मा के विरुद्ध है। बावजूद अभी जो वर्तमान की सरकार है वो आरएसएस के एजेंडा पर चल रही है। रहा सवाल दूसरे नंबर का, जो सवाल था बिहार के विधायक जी जो बोले हैं, वो अपने दिल की बात बोले हैं, वो गलत बात नहीं बोले हैं। आरएसएस और भाजपा का तो ये एजेंडा रहा है कि अल्पसंख्यकों को वोटिंग राइट छीन लिया जाए। अभी वो नहीं कह पाते, चूँकि हमारे संविधान का जड़ इतना गहरा है कि उसको टच नहीं कर पाते। लेकिन ये तो वही लोग न हैं जो गांधी जी की हत्या किए थे, गोडसेवादी लोग हैं। और गोडसेवादी लोग 2001 तक वो लोग आरएसएस कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराते थे, उनका अपना फ्लैग हुआ करता था। भारतीय संविधान को तब भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये माना जाए कि तब भारतीय संविधान भी खतरे में है? तो अगर इन लोगों के हाथ में अगर सत्ता, इनको और लोग मजबूत करेंगे तो संविधान में ये अमेंडमेंट लाकर कुछ इसको हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करे, हो सकता है कि फ्लैग के कलर को चेंज करे, हो सकता है कि संविधान में अमेंडमेंट लाकर कुछ ऐसी बातों को उसमें शामिल करे जिससे भारत का जो सेकुलर अपना ब्यूटी है उसको हैमर करे, उसको डैमेज करे। आरएसएस के आपने वो एक कैलेंडर आता है उनका, तो आपने देखा होगा कि भारत का मानचित्र, अखंड भारत का मानचित्र होता है और उस पर वो भारत माता का ये एक तस्वीर होती है और उनके हाथ में तिरंगा नहीं होता है, उनके हाथ में भगवा होता है। तो क्या अब उसी भगवाकरण के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है, चाहे वो विधायक जी का बयान हो या तारकिशोर का वो बयान कि भाई ये सभी आरएसएस के बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पद पे हैं? आप देखे होंगे कई बार गांधी जी के मूर्ति पर या गांधी जी के तस्वीर पर छुरा भोगते हुए फोटो ये लोग खिंचाता है, गोलियां भी मारते हैं, गोली मारते हुए ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा से सभी लोग जुड़े हुए हैं जिनको भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है, भारतीय सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं है और अभी तक इनको चला नहीं था। आप ध्यान करेंगे, आज़ादी के पहले आपको 1 मिनट ले जाना चाहेंगे कि इनको पहले पता था कि देश आज़ाद नहीं होगा, ये तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। लेकिन जब इनको लगा कि देश आज़ाद होगा तो इनके आरएसएस के जो लीडर थे या जनसंघ, उस समय जनसंघ के नाम से, भाजपा के पूर्व की जो पार्टी है जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, उसके जो लीडर थे, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों या और भी जो लोग हों, वो सारे लोग और मोहम्मद अली जिन्ना सरीखे लोग मिलकर भारत का विभाजन किया। ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, वो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे और 2 नेशंस थ्योरी का इन्होंने सिद्धांत
दिया कि 2 राष्ट्र होना चाहिए। और कितने शर्म की बात है कि आज अखंड भारत की तस्वीर दिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो 2 राष्ट्र के सिद्धांत पर चले और 2 राष्ट्र की मांग इन्होंने किया कि एक मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र हो जाए और एक हिंदू के लिए अलग राष्ट्र हो जाए। जब आप एक तरफ 2 राष्ट्र की मांग करते हैं और दूसरे तरफ अखंड भारत की कल्पना करते हैं तो ये तो दोहरा चरित्र है, और इनका यह शुरू से दोहरा चरित्र रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि देश जब अंग्रेज़ों से देश की जनता और कांग्रेस के लोग लड़ रहे थे कि सारे लोग चाटुकारिता कर रहे थे अंग्रेज़ों के। इनके पीछे इसका एक मकसद है, आप जानते भी होंगे और मैं बता भी देना चाहता हूँ। उनके दिमाग में था कि अंग्रेज चूँकि मुग़ल को हटाकर सत्ता में आए हैं इसलिए हमारे ज़्यादा प्रिय हैं, और इससे वो अधिक प्यार करते थे अंग्रेज़ों से। इसके पीछे उनकी वही मंशा थी, और वो कांग्रेस के लोगों के खिलाफ खुफियागिरी किया करते थे। ये लोग कहते हैं कि नेहरू जी से और सुभाष चंद्र बोस से नहीं पड़ता था, कहते हैं ना। सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वयं कहा था कि अगर ये मेरा बस चले तो हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दंडित करें, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़े परिवार के थे और इंटेलिजेंस का काम करते थे ब्रिटिशर्स के लिए। जब वो आज़ाद हिंद फौज में उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, तो इंटेलिजेंस का काम करते थे ब्रिटिशर्स के लिए। कब कलकत्ता आए, कब कलकत्ता से बर्मा गए, कब कलकत्ता से जर्मनी गए, और इस बात की उनको जानकारी थी। ये वही श्यामा प्रसाद और जनसंघ के लोग हैं जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाए थे कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। तो ये एक ही विचारधारा के लोग थे और आज भी हैं। आप देखिएगा, वही बात जोगी बोलते हैं, जो बात तो वैसी बोलते हैं। अगर दोनों का सार देखा जाए तो दोनों हिंदुस्तान से के मजहब से, हिंदुस्तान से के जो गंगा यमुना तहजीब है उसको तो तोड़ने के वाली बात बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहा जा रहा है ये कि 24 जो आने वाला है, 24 2 साल बाद उसका ये ट्रेलर है। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि जनता अब उस ऐसे जो इनके कहने का जो ये है कि कभी चुनाव जब होता है तो कह देते हैं कि हिंदू मुसलमान, कभी ये नकाब वो सब, ये इसको जनता नकार चुकी है। जनता उस समय की जनता नहीं है, चाहे वो 60 के दशक की जनता हो, 70-80 की दशक की जनता हो। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता चालाक समझ रही है कि कौन क्या कहना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। अब इस सब हिंदू मुसलमान, इस सब भटकाने वाले का कार्ड ये लोग जब अडवाणी आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जनता ने इस मुद्दे को, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, ये सब को नकार दिया है वहाँ पे? बिल्कुल, वहाँ जोगी जी की हालत पतली हो गई है। 5वें चरण का चुनाव खत्म हो गया, 6ठे चरण का वोटिंग हो रहा था, मैं देख रहा था। वहाँ मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नारी सुरक्षा। और ये वोट पोलराइज करने के लिए ये अयोध्या के मंदिर के बारे में या अन्य हिजाब वाले मामले को उठा रहे हैं, लेकिन लोग उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो भाजपा के जो विधायक हैं भरी सभा में कान पकड़ के उठक बैठक भी लगाते हैं। एक जगह तो बड़ी हंसी आई कि बेचारा एक ग्रामीण था, वो नहा भी रहा था और विधायक जी पहुंच गए, उसको पैर और धोने लगे। वो क्या किया कि अपना गमछा इधर से उठा दिया, जरा इधर भी रगड़ दो यार। ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये 5 साल जब आपको मौका मिलता है तो आप कहाँ गायब हो जाते हैं कि आज इस स्तर पे आपको उतरना पड़ता है। राजनीति का स्तर धीरे धीरे गिरते जा रहा है। राजनीति का मतलब है समाज सेवा करना। समाज सेवा बहुत कठिन काम है कैलाश बाबू। समाज सेवा करने के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मैं जैसा शब्द को हटाना पड़ता है। अभी समाज सेवा के आड़ में समाज शोषण का काम हो रहा है, धन वैभव का विस्तार हो रहा है, परिवार का विस्तार हो रहा है, मकान का विस्तार हो रहा है, समाज से और सरकार के बल पर धन अर्जित करने का प्रयास हो रहा है। समाज सेवा की परिभाषा बदल दी गई है। तो जब समाज सेवा की परिभाषा बदल दी गई है और 5 साल यदि हम चोरी का काम करेंगे पूरे 5 वर्ष और फिर जनता के सामने जाएंगे तो हमको तो तेल मालिश करना ही ना पड़ेगा और कान पकड़ कर उठक बैठक।
चलिए, तो हम अभी बिहार पे थे और बिहार पे ही पुनः वापस लौटते हैं। कल मुख्यमंत्री जी की हालत बड़ी पतली दिखाई दे रही थी जब ये सब चर्चा चल रहा था। शहनवाज भी बैठे हुए थे, वो भी उठ करके उन्हें भी अपनी सफाई देनी पड़े कि ये हमारा एजेंडा नहीं है। विधायक जी का वो अपना व्यक्तिगत विचार है। नीतीश की चुप्पी ये समझ में नहीं आ रही। उसमें 3-4 सवाल हम कल देख रहे थे, तेजस्वी जी उठाए। विधानसभा अध्यक्ष जो लखीसराय को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से विधायक हैं, जब वो अपने क्षेत्र में गए थे तो अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा है कि दरोगा और एसपी हमारी बात को नहीं मानता है और 2 गो शराब का बोतल पकड़ेगा और उसी का ढिढोरा पीटेगा। इस सवाल को उन्होंने उठा दिया कि जब विधानसभा का अध्यक्ष अपने को लाचार महसूस कर रहे हैं इस गवर्नमेंट में, तो आम एमएलए और आम जनता की क्या स्थिति होगी। उन्होंने फिर एक सवाल उठा दिया कि एक तरफ भाजपा के अध्यक्ष का भाजपा के लोग कहते हैं कि जदयू के लोग दारू बिचवा रहे हैं, जदयू के लोग कहते हैं कि भाजपा के लोग बिचवा रहे हैं। ये सारे सवाल जो थे वो नीतीश जी को असहज कर रहे थे, क्योंकि नीतीश जी तो इस बात को जानते हैं और तेजस्वी जी एविडेंस के साथ बोल रहे थे कि फलाने दिन वो तो पूरा चिट्ठा रखे हुए थे, एक एक पन्ना उठा रहे थे कि आपके मांझी जी ने क्या कहा, आपके मंत्री जी ने क्या कहा, आपके विधायक जी ने क्या कहा, और कहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा। उनके पास जवाब था नहीं ना, चूंकि ये तो सारी बातें हुई हैं और रिकॉर्ड। इस बात से नीतीश जी वाकिफ और आगाह है। मांझी जी जो बयान दिए हैं वो तो नीतीश जी जानते नहीं है, वो तो रिकॉर्ड में ना है। उस बात को उन्होंने कहा है। विजय सिंह ने जो कहा कि एसपी और दरोगा हमारी बात नहीं सुनता है, स्पीकर हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, तो वो तो ऑन रिकॉर्ड नहीं बात है। विजय सिंह उसमें नहीं बैठे थे तो उनको याद नहीं होगा कि हम लखीसराय में बात बोले हैं, आज ही जाकर ये बात बोले होंगे। नीतीश कुमार के सरकार में विधायिका का बिल्कुल दमन हो गया है। विधायकों की स्थिति बदतर है। वो अपनी बात सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के यहाँ या कलेक्टर साहब के यहाँ या दारोगा के यहाँ, इंस्पेक्टर के यहाँ पहुँचाते तो हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, विधायिका का दमन तो इसका क्या कारण है कि आखिर उनकी बातें क्यों नहीं सुनी जाती और अधिकारी इतने लापरवाह कैसे हो गए कि वो एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनता है? लापरवाह नहीं है, चीफ मिनिस्टर की तरफ से आदेश है कि आपको सिर्फ हमारा सुनना है, बाकी किसी का नहीं सुनना है। हम जो बात सत्ता पक्ष का या विपक्ष का हो, विपक्ष की बात ही छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष का भी हो, किसी को फलने फूलने देना नहीं चाहते हैं, किसी को नहीं अपना पंख होने नहीं देना चाहते हैं, सबको समेट कर रखना चाहते हैं। कमलेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि तो नीतीश जी की तो ये आखिरी बैटिंग चल रही है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं इसके बाद न चुनाव लड़ूंगा और न सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहूंगा। तो क्या नीतीश जी जाते जाते बिहार की राजनीति को, बिहार की राजनीति जो कभी गौरवमयी हुआ करती थी, क्या उसको बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं? तो कोई आदमी बोला ना कि नीतीश जी को यदि मौका मिले सरकार बनाने के लिए तो दाऊद इब्राहिम से भी दोस्ती कर लेंगे। चूँकि उनका जो चाल चरित्र चेहरा रहा है, कभी भाजपा के साथ, कभी लालू के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ सत्ता में वो बने रहते हैं। और ये कैसे मान लिया जाए कि उनकी आखिरी पारी है? वो तो चुनावी जुमला था, चुनाव जीतने के लिए वो पिछड़ रहे थे, तो उन्होंने पब्लिक का इमोशन को कैश करने के लिए कह दिया कि मैं आगे गए। 3 नंबर की तो पार्टी बन के रह गए, आगे भी नहीं गए और भी नीचे जाते हैं। लेकिन वो सब बोलने के बाद उनका कुछ ये हुआ और कम से कम मुख्यमंत्री वो बने के बने रह गए। मतलब कि आपको लगता है कि ये सिर्फ जुमला है, नीतीश जी ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, वो अभी और अभी बैटिंग करने के लिए तैयार? राजनीतिक बैटिंग तो करेंगे ही, मुख्यमंत्री के रूप में करें ना करें इसका तो हमको नहीं पता है। अभी तो 3-4 साल उनका है, अभी राजनीतिक बैटिंग करेंगे वो, और किसी से उनका तालमेल हो सकता है अगली बार उनका लालू यादव से तालमेल हो जाए। चलिए, अब एक अंतिम सवाल हमारा कि जिस तरह के ये बयानबाजियां हो रही हैं और जब सत्ता के शीर्ष पे राष्ट्रपति बैठे हों आरएसएस के और मुख्य प्रधानमंत्री बैठे हों आरएसएस के, तो क्या ये लगता है कि हमारे देश में जो सभी धर्मों का देश कहा जाता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और जो सपना आरएसएस देखता है वो पूरी तरह से इस देश पे लागू हो जाएगा और भारत कभी हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने में बुराई नहीं है,
लेकिन जब हमारा देश ऑलरेडी सेकुलर राष्ट्र है, आप देखिए नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वहाँ के डेवलपमेंट देख लीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ का डेवलप, अमेरिका को देखिए वो सेकुलर राष्ट्र है, इंग्लैंड को देखिए वो सेकुलर राष्ट्र है, जर्मनी को, फ्रांस को, कनाडा को देखिए, सेकुलर राष्ट्र विकसित राष्ट्र होता है, सेकुलर राष्ट्र के लोग के सोच डेवलप होते हैं। हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा भी है कि सबका साथ और सबका विकास, ये भी तो एक सेकुलर वाद की ही परिभाषा है। नारा न है, चलते हैं इसके विपरीत है, कहने के लिए ना। तो गांधी जी के पास, ये भी जुमला है। हाँ, गांधी जी के पास ये लोग जाता है कि नहीं 2 अक्टूबर को उनको माला पहनाने? और कौन ऐसा आरएसएस का आदमी और भाजपा का आदमी है जो नाथूराम गोडसे को हृदय में नहीं पाल कर बैठा है, जिसने गोली मारा था गांधी जी को, और उनकी किताब को नहीं पढ़ता है, और लोगों में वो कान में नहीं कहता है कि गांधी जी गोली खाने लायक ही थे? उनके मन में एक वो तालिबानी सोच के लोग हैं, हिंदू तालिबानी हैं। जैसे मुस्लिम तालिबानी होते हैं कट्टर, कि हम जब ये मुसलमान और कुरान के अतिरिक्त कुछ नहीं मानेंगे। हाँ, मेरा इस्लाम ही हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हिंदू तालिबानी भी सोचते हैं कि मेरा किताब ही श्रेष्ठ है, हम सर्वश्रेष्ठ है, और इस सोच से देश का भला नहीं होता। बिल्कुल सही कहा कमलेश जी ने कि जो इस तरह की सोच रखता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या देश की आम जनता हो, अगर कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी अगर इस तरह की सोच रखता है, तालिबानी सोच, कमलेश जी ने इसका नाम दिया, वो कभी देश का हितैषी नहीं हो सकता, और देश का भला कभी ऐसे लोग जो हैं या ऐसी विचारधारा कभी देश का भला नहीं कर सकती। तो कल जिस मुद्दे को लेकर के हम आज यहाँ पे चर्चा करने बैठे हुए थे, कल जिस तरह से सदन में, बिहार विधान सभा के सदन में मुख्यमंत्री जी की जो फजीहत हुई, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मुल्ला से लेकर के और ये अंत तक यहाँ तक चले गए तेजस्वी की, क्या सरकार बताए कि क्या मुख्य सचिव का जो वो वोट देने का अधिकार थे उनको वंचित किया जाएगा? क्या जो बिहार सरकार के मंत्री हैं शाहनवाज, क्या उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाएगा? ये सब हो सकता है कि आरएसएस के एजेंडा में हो, लेकिन इससे देश नहीं चलाया जा सकता। कम से कम हिंदुस्तान की तो हम हिंदुस्तान चलाने की कल्पना तो कर ही नहीं सकते। खैर, अब जो बड़े बड़े नेता हैं इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो उस बयानबाजी पे डिबेट भी होता है, और जो उसमें से छल के बातें आती हैं, तो अंतिम विकल्प यही होता है कि हमारा जो देश है वो सभी तरह के फूलों से सजा हुआ है, उसमें से कहीं कोई इसे बिगाड़ नहीं सकता, इस रंग को कोई बिगाड़ नहीं सकता।